Hi, dear students. Hopefully, you will be very fine. Today, we are continuing our curve economics series, part 2. And now, today's lecture is related to microeconomics curves. तो स्टार्ट करते हैं। एक ये क्विक रिवीजन होगी तमाम कर्व्स जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर इंक्लूडेड होते हैं। यू नो दैट मार्जिनल यूटिलिटी कर्व जो है ये हमारे पास स्टार्ट के अंदर आता है, चैप्टर नंबर 1 के अंदर हम इसको देखते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी इज़ अ नेगेटिव स्लोप्ड कर्व और ये शो करता है कि एज वी बाय मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ एनीथिंग, ठीक है, एनी कमोडिटी और सर्विस, हमारे पास जो यूटिलिटी है वो फॉल करती है लाइक 10, 8, 6 एंड सो ऑन। तो आपका मार्जिनल यूटिलिटी कर्व starts falling, become zero and then negative. टोटल यूटिलिटी कर्व लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी के तहत इस तरह क्या होता है। अच्छा, तो आगे आता है आपके पास डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व, डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व थ्रू यूटिलिटी अप्रोच। अब ये जो डायग्राम मैंने बनाई है इसमें अगर आप प्राइस राइज को देखें या फॉल को देखें तो आपके पास 3 पॉइंट बनते हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड सी। आपको पता है आप इस लॉ को फॉलो करते हैं जब भी कोई आप कमोडिटी बाय करते हैं, P इक्वल टू एम यू ऑफ एक्स। अगर आपको नज़र आता है कि प्राइस ग्रेटर देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी, आप बाय नहीं करते हैं। सो एज प्राइस फॉल यू बाय मोर, एज प्राइस फॉल यू बाय मोर बाय फॉलोइंग दिस रूल। ए पॉइंट पे P इक्वल टू एम यू एक्स है, बी पे B और सी पे B, तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशंस होती हैं। सो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे प्राइस फॉल हो रही है तो यू आर फॉलोइंग लाइक P3 इज इक्वल टू एम यू एक्स, P2 इज इक्वल टू एम यू एक्स और P1 इज इक्वल टू एम यू एक्स। जहाँ पर हो रहा है जिन क्वांटिटीज़ पे वो Q1, Q2 और Q3 हैं। सो आपके पास नेगेटिव स्लोप डिमांड कर्व डिराइव होती है बाय यूटिलिटी अप्रोच, ठीक है। तो दिस इज़ लाइक ये, तो डिमांड कर्व नेगेटिव स्लोप्ड है जस्ट लाइक एम यू। तो एम यू बेसिकली रिफ्लेक्शन होते हैं आपके डिमांड का। आगे चलते हैं। इंडिफरेंस कर्व अप्रोच बहुत सिंपल है। इंडिफरेंस कर्व शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई विच गिव्स इक्वल सेटिस्फैक्शन टू कंज्यूमर। अब ये आपके पास डिफरेंट पॉइंट्स, लोकस ऑफ पॉइंट्स हैं जो कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं। ये कन्वेक्स टू रीजन क्यों होता है? डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन की वजह से होता है। बेसिक सी इसकी जो है ना वो होती हैं, यू कैन से इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। डिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट, मैंने इसलिए ये बनाई है कि अगर ये इंटरसेक्ट कर जाए तो आपकी बेसिकली जो यूटिलिटी IC1 के ऊपर है और यूटिलिटी IC2 पे है वो इक्वल हो जाती है। दैट इज़ इम्पॉसिबल, इसी वजह से ये नेवर इंटरसेक्ट की बात होती है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिफरेंस कर्व कहाँ पर होता है? जहाँ पर IC कर्व जो है बेसिकली आपकी बजट लाइन टेंजेंट होती है IC को, तो वो आपके पास इक्विलिब्रियम MR, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन इज इक्वल टू PX ओवर PY। जस्ट मैंने कहा है कि ये रिवीजन भी आपके पास हो जाए तो ये भी आपको बता दूं। जो आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम था यूटिलिटी अप्रोच के ज़रिए, उसमें आपकी मल्टीपल जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम था वो MUX ओवर P ऑफ X इज इक्वल टू MUY ओवर P ऑफ Y था। लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम यूटिलिटी के ज़रिए भी आप कर सकते हैं इसको। अच्छा, ये चीज़ें अगर हो गई तो इसके अंदर आपके पास आता है प्राइस इफेक्ट, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट। अब ये थोड़ा सा है ट्रिकी। आप लोग बेसिकली ये मैंने हिक्सियन अप्रोच कर लें तो काफ़ी होता है, स्लट्स की ना भी करें कोई मसला नहीं है। तो नॉर्मल गुड केस है, प्राइस फॉल है, इनिशियली आप ए पॉइंट पे, ये आपकी बजट लाइन है, यू आर एट ए पॉइंट और Q1 आप परचेज़ कर रहे हैं। प्राइस फॉल होती है, बजट लाइन रोटेट होगी यहाँ से यहाँ, L1 बजट लाइन 2 से L2 तक आप बी पॉइंट पे आएंगे, यू विल परचेज मोर। प्राइस फॉल हुई है, प्राइस इफेक्ट आपका नेगेटिव होगा। एज प्राइस फॉल यू विल बाय मोर ऑफ क्वांटिटी ऑफ एक्स, तो ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? प्राइस इफेक्ट आपका नेगेटिव है। अच्छा, तो बेसिकली आप ए से बी पॉइंट में मूव कर गए, यू विल ड्रॉ अ कंपनसेटेड लाइन, ठीक है, बिकॉज कंज्यूमर वांट्स टू रिमेन ऑन द सेम डिफरेंस कर्व IC1, ठीक है। तो कंपनसेटेड लाइन, ये डॉटेड रेड लाइन कंपनसेटेड लाइन बनेगी विच विल बेसिकली गिव यू सब्सटीट्यूशन एंड इनकम इफेक्ट। ए से सी पॉइंट आपके पास जो है वो क्या आ रहा है? सब्सटीट्यूशन इफेक्ट है। ये बात याद रखें कि ये जो तीनों केस होते हैं, इन्फीरियर केस है
नॉर्मल केस है या गिफन केस है, इन सब के अंदर जो आपका सब्सटीट्यूशन इफेक्ट है वो हमेशा 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 नेगेटिव ही रहेगा। उसकी रीज़न ये है कि आपका इंडिफरेंस कर्व जो है वो नेगेटिव स्लोप्ड होता है। तो ये आपने माइंड में रख लेना है कि सब्सटीट्यूशन इफेक्ट नेगेटिव है। इसके रीज़न ये है कि जो प्रोडक्ट चीपर होगी आप वो ज़्यादा परचेज करेंगे एज़ कम्पेयर टू द अदर वन, क्योंकि जिसकी प्राइस फॉल होगी यू विल सब्सटीट्यूट इट विद द एक्सपेंसिव वन जो वाई है, वाई कम कर देंगे और एक्स ज़्यादा ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा जो ट्रिकी होता है वो इनकम इफेक्ट होता है। ठीक है, तो इसमें ये होता है कि कन्फ्यूजन होती है। कन्फ्यूजन इसलिए होती है कि हम इनकम इफेक्ट को ले रहे होते हैं जस्ट लाइक एन इनकम, कि अच्छा इनकम बढ़ेगी हम ज़्यादा चीज़ें परचेज़ करेंगे। बेसिकली यहाँ पर क्या है, यहाँ पे इनकम इफेक्ट ऑफ प्राइस फॉल है, इनकम इफेक्ट ऑफ प्राइस फॉल है। सो यहाँ पर इनकम इफेक्ट आपके पास नेगेटिव होगा। बेसिकली बी टू सी जो मूवमेंट है, बी टू सी मूवमेंट हमारे पास इनकम इफेक्ट है। एज योर इनकम रियल इनकम राइज, यहाँ पर है प्राइस फॉल का इनकम इफेक्ट। ठीक है, सो वी विल मूव फ्रॉम बी टू सी। तो ये आपके पास जो एरिया है ये नेगेटिव इफेक्ट आपका इनकम इफेक्ट को शो कर रहा है। अगर आपने इसको चेक करना हो और इसको मज़ीद डिटेल में देखना हो तो आई विल रिकमेंड यू कोट्सियानिस की बुक। ठीक है जी, और कोट्सियानिस की बुक के जस्ट एक पैराग्राफ है, पेज नंबर मैं आपको बता देता हूँ सो दैट यू कैन बेसिकली कंफर्म इट। दैट इज़ पेज नंबर 25 एंड ही हैज़ मेंशन इट, ये डायग्राम बनी होगी एंड दिस इज़ मेंशन इन द पैराग्राफ, दिस वन पैराग्राफ, जिस जो डायग्राम एक ही बनाई है इसने नॉर्मल गुड वाली, और वो यहाँ पर भी बताया है प्लस फुट नोट में भी बताया कि किस तरह से आपका जो इनकम इफेक्ट है वो नेगेटिव होता है। सो टाइम इज़ शॉर्ट बिकॉज मैंने तो ये सारी डायग्राम्स करानी है। तो ये आपके पास हो गया। जो आपके पास है इन्फीरियर गुड, इन्फीरियर गुड केस के अंदर आपका जो प्राइस इफेक्ट है वो स्टिल नेगेटिव होगा। यू विल परचेज मोर ऑफ इन्फीरियर गुड एज द प्राइस ऑफ इन्फीरियर गुड फॉल। आप बेसिकली इनिशियली इधर थे, ठीक है, बस ये कि क्वांटिटी उतनी इंक्रीज नहीं होती जितनी नॉर्मल में होती है। यू विल मूव फ्रॉम E1 टू E2। ठीक है, हो सकता है एमसीक्यू इससे रिलेटेड कोई आ जाए, प्राइस इफेक्ट सब्सटीट्यूशन इफेक्ट से। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट स्टिल वही जो आप कंपनसेटेड लाइन ड्रॉ करेंगे, दिस रेड लाइन, तो दिस वुड बी E1 टू E3, दिस वुड बी योर सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। ठीक है, डायग्राम ड्रॉ करना आपको आती होगी, वेरी फर्स्ट डे से आप जो है ना माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये करते हैं। इवन अब तो ये BA की बुक के अंदर भी अवेलेबल है। तो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट आपका नेगेटिव है, इनकम इफेक्ट यहाँ पर पॉजिटिव आता है। याद रखें इनकम इफेक्ट ऑफ प्राइस फॉल है, ये सिंपल इनकम इफेक्ट नहीं है। सही है, आप इन्फीरियर गुड का जो इनकम इफेक्ट लेते हैं नॉर्मली, जो इनकम इलास्टिसिटी लेते हैं, वो आप क्या करते हैं, वो आप लेते हैं नेगेटिव। ठीक है, वो समथिंग एल्स है। वहाँ पर हम नॉमिनल इनकम की बात कर रहे होते हैं, यहाँ पे हमारी परचेजिंग पावर की बात हो रही है। सो यहाँ पर इनकम इफेक्ट पॉजिटिव होगा। इस कन्फ्यूजन को आपने दूर करना है, ये ना हो कि आपका MCQ एक वेस्ट हो जाए। अच्छा जी, तो इसलिए मैंने आपको बुक और वैलिड बुक इसलिए बताई है कि ये पाकिस्तानी ऑथर की नहीं है, कोट्सियानिस की बुक के 2 पैराग्राफ्स आप पढ़ लें। पेज नंबर में हमने आपको बता दिया 25 है। ओके जी, तो गिफन गुड, नेक्स्ट इज़ योर गिफन गुड। यू नो दैट कि जो आपके पास गिफन पैराडॉक्स है, तो वो आपको पता होगा। गिफन में जो आपकी जो डिमांड कर्व होती है वो पॉजिटिव स्लोप्ड होती है, बिकॉज आपका जो प्राइस इफेक्ट होता है वो पॉजिटिव होता है। तो ये बात याद रखने वाली है कि यहाँ पर आपके पास जो प्राइस इफेक्ट है वो पॉजिटिव होता है। एज प्राइस राइज यू विल बाय मोर, एज प्राइस फॉल यू विल बाय लेस। सो इनिशियली यू आर एट पॉइंट A, ठीक है, इंडिफरेंस कर्व 1 के ऊपर है। एज योर प्राइस फॉल, आप अगर X1 बाय कर रहे थे तो अब आप X2 बाय करेंगे। सो यहाँ पर आपके पास क्या हुआ, यू विल मूव फ्रॉम पॉइंट A टू B। सो क्या हुआ, इसे कहते हैं पॉजिटिव इनकम इफेक्ट। सो एज प्राइस फॉल फ्रॉम P1 टू P2 यू विल बाय लेस फ्रॉम X1 टू X2। तो इसमें पॉजिटिव स्लोप डिमांड कर्व होती है, ये गिफन केस के अंदर होती है। अच्छा, एक चीज़ और याद रखने वाली है कि यहाँ पर जो MCQs हैं वो किस तरीके से आते हैं, वो इस तरीके से आते हैं कि इन नॉर्मल गुड विच इफ़ेक्ट इज़ डोमिनेटिंग। अब आप ये देखें कि नॉर्मल गुड केस के अंदर आपका जो प्राइस इफेक्ट है वो डोमिनेटिंग है, लार्जर है, एज ग्रेटर देन ए सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट इज़ ग्रेटर देन इनकम इफेक्ट। ठीक है, तो उसके अलावा आपके पास जो, अगर आप देखें इन्फीरियर गुड का ये वाला केस, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आपका जो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट है वो ग्रेटर है, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट इज़ ग्रेटर देन दिस इनकम इफेक्ट। ठीक है जी, तो डोमिनेटिंग आपके पास क्या हो रहा है टोटल, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट इज़ ग्रेटर देन इनकम इफेक्ट। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट तो टोटल आपके पास ये
तो ये ध्यान में रखना है। दूसरा यहाँ पे क्या है, ये जो गिवन गुड है इसके अंदर आपका ये जो पॉजिटिव इनकम इफेक्ट है, तो यहाँ पे जो इनकम इफेक्ट है, इनकम इफेक्ट याद रखें, बार बार मैं कह रहा हूँ, इनकम इफेक्ट ऑफ प्राइस फॉल है, ठीक है, इस वजह से इसे पॉजिटिव कहते हैं। तो इसको इस वजह से आपने चेक करना है, इनकम इफेक्ट जो है वो ग्रेटर है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से। सो ये डोमिनेटिंग है यहाँ पे, तो इस तरह का एमसीक्यू भी कॉन्सेप्चुअल आपके पास पेपर में आ सकता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट जो है इनकम और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इसके बाद जो है आई विल मूव टूवर्ड्स द रेवेन्यू एनालिसिस, कॉस्ट एंड रेवेन्यू एनालिसिस। सो नेक्स्ट इज़ दिस, ये वैसे मैं डिस्कस कर चुका हूँ अपनी एक वीडियो के अंदर जहाँ पर हमने परफेक्ट कंपटीशन डिस्कस किया था। यू नो दैट कि आपके पास जो AR, MR और P होता है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर, वो आपके पास होता है हॉरिजेंटल। क्यों? प्राइस फिक्स होती है, तो AR, MR और प्राइस ये परफेक्टली इलास्टिक आपके पास। जैसे अगर AR डिमांड है तो ये इस तरीके से होगा। ओके, टोटल रेवेन्यू कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, और ये आपके पास लीनियर होता है परफेक्ट कंपटीशन में, बिकॉज आपकी प्राइस जो है वो कांस्टेंट होती है। इम्परफेक्ट मार्केट के अंदर AR और MR जो है वो डिक्रीजिंग होते हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि जो आपकी प्राइस है वो डिक्रीज़ करनी पड़ती है प्रोड्यूसर को एज टू इंक्रीज द क्वांटिटी इन इम्परफेक्ट मार्केट। AR इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन MR इन इम्परफेक्ट मार्केट। योर टोटल रेवेन्यू कर्व इज़ नॉन लीनियर लाइक दिस। और उसके बाद आपके पास, बिकॉज उसकी रीज़न ये है कि आप यू हैव टू डिक्रीज द प्राइस एज यू हैव टू इंक्रीज द क्वांटिटी, योर MR बिकम्स ज़ीरो, आपका टोटल रेवेन्यू बिकम मैक्सिमम। और ये बातें आपको बेसिक पता है, मेरी एक दो वीडियोज़ में पहले भी ये डिटेल से डिस्कस हो चुकी है। कॉस्ट कर्व्स आपके पास जो है, ट्रेडिशनल कॉस्ट थ्योरी जो है वो उसे यू शेप्ड थ्योरी भी कहते हैं, ठीक है। उसमें एक चीज़ ये हो सकती है कि जो ये आपके पास जो कर्व्स हैं ये इन्वर्स एस शेप्ड होते हैं, इन्वर्स एस शेप्ड होते हैं। ये ऐसे क्यों होते हैं? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से आपके पास ये जो कर्व्स हैं ये एस शेप्ड की होते हैं। और की टोटल फिक्स कॉस्ट इज़ फिक्स एंड योर टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज जीरो व्हेन क्वांटिटी इज जीरो एंड जस्ट लाइक दिस। उसके बाद आपके पास 4 कॉस्ट का रिलेशनशिप है। यहाँ से MCQ ज़रूर आता है, ज़रूर आता है, इसको अपने बड़े फोकस से देखना है, ठीक है जी। यू नो दैट दिस इज़ योर टोटल कॉस्ट। इसका जो लोएस्ट पॉइंट है एवरेज टोटल कॉस्ट ATC, इसका लोएस्ट पॉइंट जो है वो बाद में आता है, लाइक क्वांटिटी 2 पे आ रहा है, जबकि आपका जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है इसका जो लोएस्ट पॉइंट है वो पहले आता है, और दिस इज लाइक दिस। उसकी रीज़न ये है कि एवरेज टोटल कॉस्ट इंक्लूड्स एवरेज फिक्स कॉस्ट एज वेल। सो इसकी वजह से, क्योंकि ये इस पोर्शन के अंदर फॉल कर रही होती है, दैट्स वाई योर एवरेज टोटल कॉस्ट स्टिल फॉल, ठीक है जी। तो ये जस्ट मैंने एक बात बतानी थी। उसके अलावा इसमें से कोई भी बात घुमा फिरा के वो आपको MCQ पूछ सकता है। वो जस्ट लाइक ऐसे कि जी इफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इंक्रीजिंग, MC लाइज अबव और बिलो, तो MC लाइज अबव द AVC। इफ AVC इज फॉलिंग, MC लाइज बिलो इट। इसी तरीके से बाकी कर्व्स के साथ भी ये कंपैरिजन में पूछ सकता है। AFC जो है वो यू शेप नहीं होता, अक्सर इसके ऊपर MCQ आपने देखा होगा पास पेपर में आ चुका है। ओके, नेक्स्ट योर लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इज एन एनवलप कर्व, इट इज़ एन प्लानिंग कर्व, ठीक है जी, विच यू विल अचीव बाय दिस शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व्स, ठीक है जी। तो आपके पास जस्ट लाइक वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, देयर आर 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट LAC के। दिस इज़ बेसिकली लेस ऑप्टिमल पॉइंट एंड ओवर ऑप्टिमल पॉइंट। बिल्कुल ऐसे ही ये शॉर्ट रन के अंदर आप अगर समझे ना, तो बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट, बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट, लेस यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट एंड ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट, यानी ये शॉर्ट एंड एवरेज कॉस्ट के अंदर होता है। सो यहाँ पर आपके पास क्या होता है, अगर इफ़ यू मूव फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ एक वीडियो पे, और ये आपके पास डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव हो रही हैं। तो दिस वाज इंपॉर्टेंट कर्व LAC, इसको आपने देखना है। वैसे मैंने बाकी डिटेल से भी आपको बताया हुआ है, तो यहाँ पे क्योंकि हम ओवरव्यू ले रहे हैं। अच्छा, तो आपके पास जो मॉडर्न कॉस्ट थ्योरी है उसके अंदर जो कॉस्ट कर्व्स होते हैं वो लीनियर होते हैं, इसलिए बता रहा हूँ, हो सकता है आपको MCQ में आ जाए। तो ये आपके पास टोटल फिक्स कॉस्ट, दिस इज योर टोटल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये आपके पास है। इफ़ योर एवरेज कॉस्ट इज़ आई थिंक कॉन्स्टेंट, ठीक है, दैट, तो ये आपके पास जो है ये लीनियर फॉर्म में कर्व्स आपके बनेंगे। ओके, नाउ ये एक इम्पॉर्टेंट MCQ जो पेपर में आ चुका है कि रिज़र्व कैपेसिटी और एक्सेस कैपेसिटी में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, आपकी जो एक्सेस कैपेसिटी है वो ट्रेडिशनल कॉस्ट थ्योरी के अंदर आती है कि व्हेन यू आर प्रोड्यूसिंग बिलो योर कैपेसिटी, द मैक्सिमम कैपेसिटी इज़ Q2 योर, बट यू आर एट पॉइंट A, ठीक है जी। तो इसका मतलब है आपके पास क्या है, ये एक्सेस कैपेसिटी है।
रिज़र्व कैपेसिटी बाय डिफ़ॉल्ट आप रखते हैं, ठीक है, जस्ट टू मीट अनएक्सपेक्टेड डिमांड अगर आपकी जो है वो इंक्रीज़ हो जाए, ठीक है, फ्यूचर के अंदर, तो आप रिज़र्व कैपेसिटी रखते हैं। आप एक जो है फैक्ट्री है फॉर एग्जांपल, उसके पास 2 जनरेटर पड़े हैं। एक जनरेटर इसीलिए रखा हुआ है कि स्टॉप गैप अरेंजमेंट के लिए, कि अगर अचानक से एक जनरेटर ख़राब हो जाए तो स्टिल ही हैज़ द कंपनी हैज़ रिज़र्व कैपेसिटी। सो रिज़र्व कैपेसिटी के अंदर जो आपका जो एवरेज कॉस्ट है वो हॉरिजेंटल हो जाता है, जो आपकी एवरेज कॉस्ट है वो कांस्टेंट हो जाती है अप टिल द पॉइंट जब तक आपकी रिज़र्व कैपेसिटी कंज्यूम नहीं होती, तो आपकी एवरेज कॉस्ट फॉल नहीं होती है टिल पॉइंट ए टू बी। इसको आपने देखना है, ये एमसीक्यू पहले भी आ चुका है एक दफ़ा पेपर में। अच्छा, बाकी चीज़ें ऐसी हैं ज़रा इजी हैं। परफेक्ट कंपटीशन के 3 केसेस मैंने यहाँ पर डिस्कस किए हैं, जस्ट क्विकली, ये हालांकि पहले भी वीडियो में आ चुके हैं। तो क्या होता है कि आपके पास ये केस जो है ये नॉर्मल जो है प्रॉफिट का केस है, वेयर प्राइस इज़ इक्वल टू एवरेज टोटल कॉस्ट। अच्छा जी, ये केस जो आपके पास है ये एबनॉर्मल का केस है, उसकी कंडीशन P इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होती है। तो ये अपने जहन में ज़रूर रखना है कि दिस इज़ शट डाउन पॉइंट या एबनॉर्मल लॉस शट डाउन हुआ नहीं है, दिस इज़ शट डाउन पॉइंट। शट डाउन कब होगा? जब प्राइस ग्रेटर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट इज़ योर नॉर्मल लॉस। तो नॉर्मल लॉस के अंदर भी जो है ना ये कंडीशन आपने सिर्फ जहन में रखनी है कि प्राइस इज़ प्राइस इज़ ग्रेटर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बट प्राइस इज़ लेस देन एवरेज टोटल कॉस्ट। ये आपने जहन में रखना है एक पॉइंट। दूसरा ये है कि फर्म का बेसिकली एवरेज फिक्स कॉस्ट का सम पार्ट इज़ नॉट कवर्ड, लाइक ये आपकी जो है एवरेज फिक्स कॉस्ट है, तो दिस पार्ट इज़ नॉट कवर्ड, दैट इज़ वाई इसे आप नॉर्मल लॉस कहते हैं। नेक्स्ट इज शॉर्ट रन सप्लाई कर्व ऑफ परफेक्टली कम्पिटेटिव फर्म। तो शॉर्ट रन सप्लाई कर्व ऑफ द परफेक्टली कम्पिटेटिव फर्म कौन सा पार्ट होता है? वो पार्ट MC curve is called short run supply curve of perfectly competitive firm. So the part above where P is equal to AVC, उससे ऊपर वाला जो ये वाला एरिया है, दिस इज बेसिकली सप्लाई कर्व। क्योंकि इससे नीचे तो सप्लाई कोई भी प्रोड्यूसर नहीं देगा, इस पे सप्लाई दे रहा है Q1, इसीलिए मैं इसको शट डाउन पॉइंट कहता हूँ। शट डाउन हुआ नहीं है कहता हूँ, और इकोनॉमिक्स भी यही कहती है, मैं सिर्फ स्पेशली नहीं कह रहा। तो क्या है कि यू आर मूविंग फ्रॉम A टू B टू C, जैसे जैसे प्राइस राइज कर रही है यू आर बेसिकली प्रोड्यूसिंग मोर। तो ये इम्प्लिसिटली गिव्स यू द सप्लाई कर्व। तो MC कर्व इज द सप्लाई ऑफ परफेक्टली कम्पिटेटिव फर्म। सो नेक्स्ट इज योर लॉन्ग रन सप्लाई कर्व ऑफ इंडस्ट्री, लॉन्ग रन सप्लाई कर्व ऑफ इंडस्ट्री विद डिक्रीजिंग कॉस्ट, कांस्टेंट कॉस्ट और इंक्रीजिंग कॉस्ट। तो ये आपने देखा होगा, सिर्फ आपको रिवाइज करा रहा हूँ कि आपके जहन में रहे कि सप्लाई कर्व नेगेटिव भी हो सकती है, कांस्टेंट भी हो सकती है, लेकिन ये इंडस्ट्री की है कि व्हेन फर्म की जो डिमांड है वो इंक्रीज़ हो, इंडस्ट्री में प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज़ हो और इंडस्ट्री को जो इनपुट अवेलेबल हो वो चीपर अवेलेबल हो, तो डिक्रीजिंग सप्लाई कर्व आपके पास होगा, लॉन्ग रन सप्लाई कर्व। डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री का है कि आपको इनपुट चीपर अवेलेबल है पहले से, तो आपकी जो सप्लाई कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी इंडस्ट्री की। लॉन्ग रन सप्लाई कर्व ऑफ इंडस्ट्री जो है कांस्टेंट अगर कॉस्ट है तो वो हॉरिजॉन्टल होगी, अब कॉमन सेंस वाली बात है। और अगर आपको इनपुट्स जो है पहले से एक्सपेंसिव मिल रहे हैं तो आपकी जो लॉन्ग रन सप्लाई कर्व है वो पॉजिटिव स्लोप्ड होगी। इसका मतलब ये है कि अब इंडस्ट्री के अंदर क्या हो रहा है, टू प्रोड्यूस मोर, टू सप्लाई मोर, यू हैव टू बेसिकली, आपको इनपुट महंगे मिल रहे हैं तो प्राइस इंक्रीज होगी। लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ परफेक्टली कम्पिटेटिव फर्म रह गया था, तो वो कहाँ पर होता है, उसकी कंडीशन क्या है, वेयर SAC इज इक्वल टू SMC इज इक्वल टू LMC इज इक्वल टू LAC इज इक्वल टू P इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू AR। ये कंडीशंस आपने लिखी हुई होंगी। ये इस पॉइंट पे आपके पास बेसिकली क्या हो रहा है कि आपका SAC भी, आपका SMC भी, ये सब के सब इक्वल हैं और फर्म इज़ अर्निंग नॉर्मल प्रॉफिट। लेकिन कुछ बुक्स में ये भी होता है कि एफिशिएंट एंटरप्रेन्योर है तो वो अब नॉर्मल प्रॉफिट भी अर्न कर सकता है इन द लॉन्ग रन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई है, आप उधर देख लीजिएगा। इसके बाकी वेरिएंट्स भी 4-5 वेरिएंट्स हैं। टैक्स इंसिडेंट्स, ये बेसिकली डायनामिक चेंजेस इन परफेक्ट कंपटीशन होते हैं। तो डायनामिक चेंजेस जो हैं उसमें जब टैक्स इंपोज होता है परफेक्ट कंपटीशन में, तो टैक्स का इंसिडेंस यानी कि हु विल पे द बर्डन ऑफ द टैक्स, बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई।
So if elasticity of demand and elasticity of supply is equal, just like this cross, तो equal burden of tax होगा, sharing होगी. Basically supply move करती है backward, तो जितनी backward move करती है that is the area of tax. ठीक है, तो price rise कर जाएगी इतनी. ठीक है, और actually tax impose कितना हुआ है this distance के equal. So जो lower part है ये पे कर रहा है producer अपनी pocket से, ये जो above part है ये पे कर रहा है consumer अपने part से. Price increase to P3, producer को मिलती है P1. एक्चुअली प्राइस थी दिस, फॉर एग्जांपल प्राइस जो है वो 100 है, 20 रुपीज़ का टैक्स लग जाता है, तो 20 में से जो 10 है वो कंज्यूमर दे रहा है, 90 प्रोड्यूसर को मिल रहा है, डिफरेंस 110 और 90 का जो 20 का है वो गवर्नमेंट के पास जा रहा है. सो ये इक्वल शेयरिंग होगी 10-10 की. लेकिन इफ़ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, यहाँ पे मैंने सप्लाई लिखना था, सॉरी, इफ़ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, जो जितना इलास्टिक होगा उतना कम टैक्स देगा. यहाँ पर ये एक छोटा सा पॉइंट ध्यान में रखें. ठीक है जी, तो जो जितना इलास्टिक होगा प्रोड्यूसर और कंज्यूमर पे से उस पर टैक्स का बर्डन उतना कम आएगा. इफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, मोर टैक्स विल बी ऑन द प्रोड्यूसर ज़्यादा टैक्स देगा. इसी तरीके से इफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, टैक्स का जो बर्डन है जब इन इलास्टिक डिमांड होगी, सप्लाई इलास्टिक होगी, तो मोर कंज्यूमर पे करेगा. बस ये ध्यान में रखना है. ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, तो ये डायग्राम मैंने कहा चलें आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं. नेक्स्ट डायग्राम इज़ व्हाट इज बेसिक्स ऑफ जस्ट मोनोपोली. ठीक है जी, तो मोनोपोली में आपके पास बेसिक डायग्राम जी है. आपके पास AR MR नेगेटिव स्लोप्ड होते हैं. इक्विलिब्रियम टेक प्लेस वेयर MC इज इक्वल टू MR. मोनोपोलिस्ट ऑलवेज चार्ज प्राइस ग्रेटर देन MC. ये MCQ आ चुका है, ये जहन में रखना है. ये प्राइस ग्रेटर देन, बात उसकी प्राइस की हो रही है, उसका इक्विलिब्रियम MC इक्वल टू MR होता है. ठीक है, तो ये अपने ध्यान में रखना है. दिस इज नॉट इक्विलिब्रियम, ये उसकी प्राइस है, प्राइस ग्रेटर देन MC होती है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजर है, बट उसका इक्विलिब्रियम MC इक्वल टू MR पे ही होता है. इसके अंदर 3 केस और भी 2 केसेस दिए हुए हैं, सब ऑप्टिमल प्लांट और जनाब ऑप्टिमल प्लांट और ओवर ऑप्टिमल प्लांट. बेसिकली डिपेंड करता है मार्केट साइज पे. अगर मार्केट साइज स्मॉल है, अगर मार्केट साइज मोनोपोलिस्ट का स्मॉल है, तो वो A पॉइंट पे होगा, सब ऑप्टिमल होगा. अगर मार्केट साइज जो है लार्ज इनफ है कि तो वो ऑप्टिमल पॉइंट पे आएगा लॉन्ग रन के अंदर और इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करेगा. अगर मार्केट साइज सो लार्ज है, ठीक है, मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा है, अकेला है, वो मोनोपोलिस्ट है, तो वो डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल फिर आप वो C पॉइंट पे जाएगा, मोर देन ऑप्टिमल प्लांट साइज के पास जाएगा वो. तो ये मैंने इसीलिए इधर ही समझा दिया कि बजाय इसके कि 3 डायग्राम्स आप बनाएं. Monopolistic competition, many sellers in the market producing differentiated products. बेसिकली जहन में रखें कि ये डायग्राम्स हैं, ये मेरा लेक्चर नहीं है. मैंने यहाँ पर सिर्फ आपके साथ कर्व्स डिस्कस करने हैं. मेरा मकसद यहाँ पर डिटेल्स ऑफ द टॉपिक डिस्कस करना नहीं है. अच्छा जी, अब आपके पास AR और MR, ये आपके पास नेगेटिव स्लोप. सिर्फ फ़र्क इन दोनों में क्या है कि इसमें आपके पास जो डिमांड है वो क्या है, इलास्टिक है. तो अगर आप गौर करें तो मोनोपोलिस्ट की जो मोनोपोली में जो है डिमांड जो है वो इनइलास्टिक होती है और यहाँ पर इलास्टिक होती है. और उसकी रीज़न क्या होती है कि यहाँ पर आपके पास क्या होता है कि मैनी सेलर्स होते हैं. तो बाकी इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन फर्म इज़ अर्निंग एबनॉर्मल प्रॉफिट इन द शॉर्ट रन. लॉन्ग रन में हो सकता है कि न्यू फर्म एंटर हो जाए और न्यू फर्म की एंट्री की वजह से डिमांड शेयर हो जाती है और आप नॉर्मल प्रॉफिट की तरफ भी जा सकते हैं. सो दिस इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की डायग्राम. एंड लास्ट डायग्राम फॉर टुडे आई थिंक इज़ बायलैटरल मोनोपोली. ये थोड़ी सी ट्रिकी है और डिटेल मैं इसकी इसी वजह से आपको बता दूंगा. तो ये जो डायग्राम जो इस वीडियो का जो ये पार्ट है, ये इसकी लास्ट डायग्राम है. इसके बाद फिर मैं नई वीडियो की तरफ जाऊंगा और उसमें बाकी जो मॉडल्स हैं उनको थोड़ी सी डिटेल से डिस्कस करूंगा, क्योंकि उसके ऊपर मेरी वीडियो अवेलेबल नहीं है. बायलैटरल मोनोपोली इज़ अ सिचुएशन व्हेन देयर इज़ अ सिंगल बायर एंड सिंगल सेलर इन द मार्केट. लाइक एक तरफ मोनोप्सोनिस्ट होता है सिंगल बायर, एक तरफ मोनोपोलिस्ट होता है सिंगल सेलर. अगर आप बुक्स देखें तो उसके अंदर जो है ना 2-3 एग्जांपल्स दी हुई होती हैं. लाइक अगर आप कोट्सियानिस माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक देखें तो उसके अंदर दिया हुआ है कि देयर इज़ अ रेलवे सिस्टम. ठीक है जी, तो ब्रिटिश रेलवे जो है वो बायर है, सिंगल बायर इक्विपमेंट का. तो ये मैंने इसलिए साइड पे लिखा है इक्विपमेंट ऑफ बेसिकली जो रेलवे के इंजन्स के अंदर यूज़ होते हैं. सो इक्विपमेंट सेलर कंपनी फॉर एग्जांपल ABC कंपनी है और ब्रिटिश रेलवे जो है वो मोनोप्सोनिस्ट है और आपके पास जो मोनोपोलिस्ट है इक्विपमेंट सेलर वो ABC कंपनी है. सो
जो आपके पास मोनोपोलिस्ट होगा उसकी डायग्राम तो एग्जैक्टली मोनोपोली की तरह बनेगी ना। दिस इज ए आर एंड दिस इज एम आर एंड फर्म इज इक्विलिब्रियम एट वेयर एम सी इज इक्वल टू एम आर। आप जस्ट इन दो ब्लू लाइंस को देखें, तीनों को, रेड को देखें ही ना, तो यू विल गेट सिंपल एक सेंस के मोनोपोली की डायग्राम बनी हुई है। और आप मोनोपोलिस्ट का प्रॉफिट मैक्सिमाइज कहाँ पर हो रहा है? कीप इन माइंड दैट मोनोपोलिस्ट इज़ अ इक्विपमेंट सेलर, जो कि रेलवे कंपनी को इक्विपमेंट सेल कर रहा है, एबीसी कंपनी। सो वो चाहेगा कि उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज इस रूल के तहत हो, जहाँ पर एम सी इक्वल टू एम आर है और बेसिकली वो ई पॉइंट पे है, और इसको मैं ई कह रहा था, चलें इसे एफ कर देते हैं, एफ पॉइंट, क्योंकि ई ऊपर यूज़ हो चुका है। सो एफ पॉइंट पे ये है कि ये प्राइस वो चाहता है कि X1 सेल करे। बट ये तब पॉसिबल था जब वो मोनोपोलिस्ट होता और बायर्स मैनी होते। यहाँ पे बायर सिंगल है। अब क्या होगा? बेसिकली एक एमसीक्यू आया 2011 के पेपर में और शायद 15 में भी, कि अंडर बायलैटरल मोनोपोली इक्विलिब्रियम इज डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट। क्लियरली बुक के अंदर, ये इंटरनेशनल ऑथर की बुक मैंने आपको जो बताई है, मैंने 2-3 सोर्सेस की इंटरनेशनल बुक्स देखी हैं। बायलैटरल मोनोपोली में जो इक्विलिब्रियम होता है या डिसीजंस होते हैं वो इनडिटर्मिनेट होते हैं। इनडिटर्मिनेंसी इज अकर्ड, और आपका जो प्राइस का जो डिसीजन हो रहा होता है कि प्राइस कौन सी चार्ज करनी चाहिए, प्राइस कौन सी फाइनली सेटल होती है, वो नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स जो होते हैं वो रोल प्ले करते हैं, जिसमें बार्गेनिंग भी आ जाती है। ठीक है। सो अब आपके पास जो सिचुएशन है ये मैंने आपको बता दिया। प्राइस एंड आउटपुट इज डिटरमिन्ड बाय नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स, आउटकम्स आर इनडिटर्मिनेट, सेटल्ड एक्सोजिनसली। ठीक है जी, तो ये एक इसका बेसिकली पॉइंट है। तो अच्छा जी, तो बेसिकली प्रॉफिट मैक्सिमाइजर चाहता है कि X1 सेल करे और प्राइस जो है वो P1 रखी जाए। बट सिचुएशन ऐसी है कि जो आपका मोनोप्सनिस्ट है ना, रेलवे इंजन, बेसिकली ब्रिटिश रेलवे इज़ अ मोनोप्सनिस्ट, ही इज़ अ सिंगल बायर ऑफ इक्विपमेंट जो कि उसके रेलवे इंजन में लगते हैं। अब ये जो रेड लाइन है ये मार्जिनल एक्सपेंडिचर को या उसके आउटले को रिप्रेजेंट करती है। किस चीज़ के? कि जैसे जैसे वो इक्विपमेंट परचेज करेगा सिंगल बायर, तो उसके एक्सपेंडिचर बढ़ते चले जाएंगे, मार्जिनल एक्सपेंडिचर। और याद रखें, जो बायर होता है ना, वो परचेज उस वक्त तक करता है जब तक प्राइस इज इक्वल टू बेसिकली क्या हो जाए, मार्जिनल एक्सपेंडिचर। ये आपके पास ये सिचुएशन ई पॉइंट पे मोनोप्सोनिस्ट ई पॉइंट तक मूव करेगा। Monopsonist will buy the additional unit of equipment until the marginal expenditure is equal to the price. So basically ME is equal to, ये इक्विलिब्रियम इसका बनता है। इक्विलिब्रियम बन रहा है सिर्फ क्वांटिटी का, कि वो ये X2 क्वांटिटी परचेज करना चाहता है। X2 यानी कि वो कहाँ से मिली? E से मिलेगी। यू विल मूव इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है? P इक्वल टू ME मोनोप्सनिस्ट के लिए। और वो बेसिकली करेगा क्या? आप नीचे आएंगे, यू विल गेट द क्वांटिटी, लेकिन प्राइस वो कितनी देना चाहता है? वो ई से इस तरफ नहीं जाएंगे। बेसिकली प्राइस वो देना चाहता है इक्वल टू MC, मार्जिनल कॉस्ट, दैट इज सप्लाई कर्व ऑफ मोनोपोलिस्ट। सो MC इज बेसिकली सप्लाई फॉर हिम। दिस बेसिकली बायर के लिए ये सप्लाई का काम कर रही है कि अच्छा, अगर मैं ज़्यादा ख़रीदूंगा तो मुझे ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। बेसिकली इसके लिए सप्लाई के तौर पे काम करिए। सो वो चाहेगा कि प्राइस MC के इक्वल पे करे, P इक्वल टू, वो चाहेगा कि P इक्वल टू MC के इक्वल पे करे। लेकिन ये तो तब पॉसिबल था ना जब मैनी सेलर्स होते हैं मार्केट में, तो आप कहते हैं कि अच्छा परफेक्ट कंपटीशन हो तो P इक्वल टू MC। कभी भी मोनोपोलिस्ट जो है वो इक्विपमेंट सेलर ABC, वो P2 नहीं चाहेगा कि उसे P2 मिले, वो तो कहेगा मुझे P1 मिले। सो P1 और P2 के दरमियान कहीं प्राइस सेट होगी। दैट डिपेंड्स अपॉन व्हाट? द बार्गेनिंग पावर ऑफ बोथ ऑफ द मोनोपोलिस्ट एंड मोनोप्सनिस्ट। सो बेसिकली मैंने आपको बता दिया, बट मोनोपोलिस्ट ये मैंने बता दिया। तो 2 पॉइंट से जस्ट मैं रिवाइज लास्ट में करा देता हूँ। इक्विलिब्रियम कहाँ पर होगा? मोनोप्सनिस्ट वुड लाइक टू बाय X2 यूनिट्स एट ए प्राइस P2, ये मैं बता चुका हूँ, एट द सप्लाई ऑफ MC, बेसिकली MC पे बताया। बट मोनोपोलिस्ट वांट्स टू चार्ज P1 द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग। तो इन दोनों के दरमियान इनडिटर्मिनेंसी यहाँ पर अकर कर गई है। सो इनडिटर्मिनेंसी का अपने माइंड में रखना है। सो निगोशिएशन होगी अब P1 और P2 के दरमियान और प्राइस डिटर्मिन होगी।
Thank you very much for listening me and getting a quick review of almost 75% of microeconomics in the diagram form. अच्छा, एक न्यूज़ आपको जो पता चल रही है कि जी 22-29 के पेपर जो है हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ अटैच किए गए हैं और कैंसिल हो गए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अनऑफिशियली भी कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा अगर कुछ होगा तो सबसे पहले मैं आपको अपडेट दूंगा विद इन 2 मिनट्स। अभी तक कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ, तो मुझे जैसे ही न्यूज़ मिलती है तो मैं फ़ौरन आपके साथ शेयर करता हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपना पेपर की प्रिपरेशन 29 के पॉइंट ऑफ व्यू से ही करें। ओके, गुड लक। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल येट, आप जो है उसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें टू गेट द क्विकेस्ट रिस्पॉन्स एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।